सेटिस्फाइड नहीं होते। इसीलिए इस घटना से जुड़ी और भी बहुत सारी बातों को ये दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। पर जल्दी रशियन न्यूज चैनल पर बताया जाता है कि ये पांचों के पांचों अचानक से लापता हो चुके हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 1959 में वो 9 हाइकर्स गायब हुए थे। हालांकि रशियन गवर्नमेंट को उन पांचों के कैमरे से रिकॉर्डेड कुछ फुटेज मिली होती है, लेकिन वो दुनिया के सामने उसे रिलीज करने से मना कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैकर्स हैं जो उन सभी फुटेज को हैक करके दुनिया के सामने रिलीज कर देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि उन पांचों के साथ क्या हुआ था। ये पांचों के पांचों रशिया पहुंच गए थे, जहां पर होली को दिखाया जाता है जो सभी अपने साथियों के इंटरव्यू ले रही होती है। उसके कान के पास एंजल विंग का एक टैटू भी होता है। रशिया पहुंचने के बाद सबसे पहले ये एक आदमी के पास जाते हैं। दरअसल ये वो 10वां आदमी है जो 1959 में उन 9 लोगों के साथ हाइकिंग के लिए जाने वाला था, पर लास्ट मोमेंट पर इसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से ये उनके साथ नहीं जाता। पर जब वो घटना होती है तो उसके बाद इसने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया और तब से अब तक वो एक मेंटल फैसिलिटी में है। ये पांचों सबसे पहले उसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ होता है वो इन्हें उससे मिलने नहीं देना चाहता। इसीलिए इन्हें बताया जाता है कि वो अब तुमसे कभी नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और तभी ये उस मेंटल असाइलम मेंटल फैसिलिटी की विंडो पर देखते हैं, जहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में एक पोस्टर होता है। उस पर रशियन भाषा में कुछ लिखा होता है जिसका मतलब है स्टे अवे, यानी कि दूर रहो। लेकिन इन्हें रशियन पढ़नी नहीं आती। अभी सब के सब एक बार में आते हैं, जहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वो 9 लोग जब अपनी हाइकिंग के लिए गए थे तो उससे पहले वो सब के सब यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक लोकल आदमी भी होता है जिसके पास ट्रक है। ये तय करते हैं कि आगे का रास्ता ये उसी के ट्रक से जाएंगे। वो आदमी ने पोस्टर पे लिखे हुए वर्ड्स का मतलब बताता है कि जिसने तुम्हें वो पोस्टर दिखाया था वो तुमसे कहना चाहता है कि स्टे अवे, यानी कि दूर रहो। लेकिन ये उस बात को बहुत सीरियस नहीं लेते। और अब वो लोकल आदमी ने अपने ट्रक से अपने टाउन में ले आता है और कहता है कि अगर तुम इसी टॉपिक पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी आंट का इंटरव्यू लेना चाहिए, क्योंकि 1959 में जो लोग ऊपर रेस्क्यू करने के लिए गए थे उनमें मेरी आंट भी एक थी, यानी कि उन्हें भी उस बारे में बहुत कुछ पता है। और अब ये उसकी आंट का इंटरव्यू लेते हैं, जो इन पांचों को बताती है कि जब हम ऊपर रेस्क्यू करने के लिए गए थे तो वहां पर 9 नहीं बल्कि 11 डेड बॉडीज थी। और जो 2 डेड बॉडीज थी वो बाकी बॉडीज से बहुत अलग थी, वो उनसे बहुत दूर थी। उनके पास एक अजीब सी मशीन भी पड़ी थी। हम उन बॉडीज को नीचे लाना चाहते थे, लेकिन आर्मी ने हमें उनके पास नहीं जाने दिया। और अब ये पांचों के पांचों और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी बातों को छुपाया है। अगली सुबह ये पांचों के पांचों माउंटेन ऑफ डेड की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर अब कोई नहीं जाता। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद एक जगह रात बिताने के लिए ये अपना टेंट लगाते हैं। इन्हें बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अगली सुबह जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर किसी के पैरों के निशान है, जो कि बेयरफुट यहाँ से गया था, यानी कि उसने पैरों पर कुछ नहीं पहना था। जेनसन कहता है कि ये येती हो सकता है। येती हिम मानव को कहते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि आज भी बर्फीले पहाड़ों पर हिम मानव रहते हैं जो कभी इंसानों के सामने नहीं आते, पर जेनसन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। अब जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक बार फिर से इन्हें वही पैरों के निशान दिखते हैं जो कि वेदर टावर की तरफ जा रहे होते हैं। और अब ये वेदर टावर के अंदर जाते हैं, जहां पर इन्हें इंसान की बॉडी का एक पार्ट मिलता है जिसे देखकर ये डर जाते हैं। पर ये किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द माउंटेन ऑफ डेड तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए अपने सफर को तय करते हैं। होली जेनसन को बताती है कि पिछली कई रातों से मुझे एक ही सपना आता है जिसमें मैं एक डोर को देखती हूँ। जेनसन को भी इसी तरह के कुछ सपने आ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ज्यादा सोचने की वजह से ये इस तरह के सपनों को देख रहे हैं। और अब ये दोनों के दोनों बातें करते करते अपने साथियों से बहुत आगे निकल जाते हैं और अगले पल ये माउंटेन ऑफ डेड के सामने होते हैं। दरअसल ये दोनों के दोनों वक्त से पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ना तो यहाँ पर इनके कंपास काम कर रहे होते हैं और ना ही यहाँ पर रेडियो सिग्नल आ रहे होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद होली को रेडियो सिग्नल मिल जाते हैं
जो यहीं आसपास से कहीं आ रहे होते हैं और अब वो उसके सोर्स को ढूंढने के लिए एक जगह पहुंचती है। उसे पता चलता है कि ये सिग्नल बर्फ के नीचे से आ रहे हैं। ये उस जगह को खोदते हैं जहां पर इन्हें लोहे का एक डोर दिखता है। होली उस डोर को खोलना चाहती है। जेनसन कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है। ऐसी जगह पे इस डोर का होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। होली कहती है कि हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इतनी दूर आए हैं। रात बहुत हो चुकी है। ये तय करते हैं कि अगली सुबह ये इस दरवाजे को खोलेंगे। इनके बाकी साथी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये सब के सब अपने टेंट लगा लेते हैं। रात को एक बार फिर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। इन्हें और भी बहुत सारे फुटप्रिंट मिलते हैं और अगली सुबह एक ब्लास्ट होता है जिससे बहुत सारी बर्फ इनकी तरफ आती है, जिसमें इनके साथ जो साउंड इंजीनियर होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक साथी जख्मी हो जाता है और अब ये मदद के लिए फ्लेयर गन चलाते हैं। तभी ये देखते हैं कि सामने से दो लोग आ रहे हैं। ये रशियन सोल्जर्स होते हैं, लेकिन ये इनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आए बल्कि इनकी तरफ गोलियां चलाते हैं, जिसमें इनका वो साथी जो जख्मी होता है वो मारा जाता है। साथ ही इनका एक और साथी अब जख्मी हो चुका है। ये अपने जख्मी साथी को उसी जगह ले आते हैं जहां पर इन्हें एक रात पहले डोर मिला था। ये उस डोर को खोलकर तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं और अंदर से डोर को लॉक कर देते हैं। अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है, लेकिन इन्हें एक स्विच मिल जाता है जिसे ऑन करते ही यहाँ पर लाइट जल जाती है। अंदर दो टनल्स होती हैं। ये लेफ्ट वाली टनल में जाते हैं और जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी होली बहुत जोर से चिल्लाती है। उसे लगता है कि कोई उसे टच करके यहाँ से निकला है, पर वहाँ पर किसी की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं होते। और अब ये लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक लैब तक पहुँच जाते हैं, जिस लैब को देखकर इन्हें लगता है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स भी होती हैं जिन पर लिखा होता है किल्ड इन एक्शन। साथ ही यहाँ पर एक वीडियो कैमरा भी होता है जो इन्हीं के कैमरा की एग्जैक्ट कॉपी है। और जब ये उसकी रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ इन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था वो सब इस कैमरे में भी रिकॉर्डेड होता है। फाइल्स को चेक करके इन्हें पता चलता है कि शायद ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में ऐसे रूमर्स होते हैं कि रशियन साइंटिस्ट टेलीपोर्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे हुक्स भी दिखते हैं जिन पर खून लगा होता है। ये अपने साथी को वहीं पर बैठा देते हैं क्योंकि वो जख्मी है और ये दोनों के दोनों और भी अंदर जाते हैं ताकि ये यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। आगे इन्हें एक सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है जिसका एक बॉडी पार्ट गायब होता है और ये वही पार्ट होता है जो इन्हें वेदर टावर के अंदर मिला था, यानी कि वो बॉडी पार्ट इसी सोल्जर का था। आगे जाने के बाद इन्हें और कुछ स्केलेटन्स मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये इंसानों के स्केलेटन नहीं है। इन्हें एक स्केलेटन के अंदर एक सोल्जर की आईडी मिलती है जो कि रशियन सोल्जर होता है। ये समझ जाते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है और तभी इन्हें अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे पीछे छोड़ कर आए हैं। ये भागकर वहां पर जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके पास एक क्रिएचर होता है जो इनके साथी को मार देता है। ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। उस क्रिएचर के पास खास पावर्स होती हैं, वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, इसीलिए वो कभी गायब हो जाता है और कभी इनके सामने आ जाता है। ये भागकर एक जगह छुप जाते हैं और दरवाजे को अंदर से बंद कर देते हैं। ये देखते हैं कि ये एक नेचुरल केव है और जब ये उस केव को अच्छी तरह से देखते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये एक वार्म होल है जहां से इंसान टेलीपोर्ट कर सकता है। और टेलीपोर्ट कैसे किया जाता है इन दोनों को नहीं पता। ना तो ये बाहर जाकर उस क्रिएचर का सामना करना चाहते हैं और ना ही यहाँ पर भूख से मरना चाहते हैं। इसीलिए दोनों तय करते हैं कि ये उस वार्म होल के अंदर एंटर करेंगे। जेनसन कहता है कि जब हम अंदर एंटर करें तो हमें पास ही की किसी लोकेशन को विजुलाइज करना होगा। और जब ये उस वार्म होल के अंदर जाते हैं तो इस टनल का जो एंट्रेंस होता है ये उसे विजुलाइज करते हैं और अगले पल उस वार्म होल से होते हुए ये दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं। इनके सामने सब कुछ वाइट हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों के दोनों टनल से उस बंकर से बाहर हैं जिस जगह के बारे में इन दोनों ने विजुलाइज किया था। पर हैरानी की बात ये होती है कि ये सन 1959 यानी कि 1959 है। दरअसल जब ये उस वार्म होल से आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने टाइम ट्रेवल किया और 1959 में पहुंच गए। यहाँ पर इन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। इनके सामने सोवियत के दो सोल्जर्स हैं और तभी वहां पर उस लेडी का यंगर वर्जन आ जाता है
जिसने नीचे टाउन में इन सब को बताया था कि जब वो ऊपर रेस्क्यू करने के लिए गई थी तो वहां पर 9 बॉडीज के साथ साथ 2 और बॉडीज थी जो कि उन 9 बॉडीज से बहुत दूर थी, और ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि होली और जेनसन की थी। उनके पास उनका कैमरा भी होता है, जिसके बारे में उस लेडी ने इन सब को बताया था कि उनके पास एक अजीब सी मशीन भी थी। दरअसल 1959 में इस तरह के कैमरास नहीं थे, इसीलिए उन्हें नहीं पता चला कि ये एक कैमरा है, और अब सोवियत के सोल्जर उस लेडी को वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों की बॉडीज और कैमरा को लेकर अंदर आ जाते हैं। और एक यही कारण होता है कि जब ये उस टनल के उस बंकर के अंदर गए तो इन्हें अपना ही कैमरा मिला होता है। अब जब इन्हें सोल्जर अंदर ले आते हैं तो वहां पर साइंटिस्ट होते हैं। दरअसल इस वक्त में ये पूरी की पूरी जगह पूरी तरह से ऑपरेशनल है। यहाँ पर साइंटिस्ट जब इन दोनों के कपड़े देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। इस वक्त में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। वो इन दोनों के सारे कपड़े उतार कर इन्हें एक जगह खड़ा कर देते हैं। उस दिनों के बाद दिखाया जाता है कि ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। यहाँ पर होली के कान में वही एंजल विंग का टैटू दिखाया जाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है। इन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन दोनों को बदल दिया गया, और होली और जेनसन ने जिन अजीब से क्रीचर्स को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो यही दोनों थे जो वक्त के साथ बदल गए और अब एक खतरनाक क्रिएचर में बदल चुके हैं जो कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इस पूरी कहानी में ये कहीं नहीं बताया गया कि उन 9 लोगों की मृत्यु कैसे हुई थी, या फिर जेनसन और होली जो दोनों के दोनों वॉर्म होल से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आए थे, उन दोनों की मृत्यु कैसे हुई। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।